जिसमें सहजता हो। दोनों हाथ घुटने में ध्यान मुद्रा में या हृदय पटल में नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद करके 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण। आइए सभी। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ पर उठा के रगड़ लेंगे और इस गरम गरम हाथ की हथेली को आंखों में लगाते हुए संकल्प करेंगे कि हम जीवन में यम और नियम का पालन करेंगे। हमारा संकल्प शक्ति सुदृढ़ है। हम विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारा मनोबल अजय है। इस प्रकार भाव चेतना से हम धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। सभी को ओम नमस्ते। आज हमारी फर्स्ट क्लास है। हम अपना सत्र यहाँ से स्टार्ट करते हैं और मैं आप सभी की टीचर हूँ। सब्जेक्ट 1 नेचुरल हेल्थ सिस्टम और पब्लिक हेल्थ में आप सबको पढ़ाऊंगी और हम डिस्कस करेंगे इसके पेपर कोड, हमारा ये जो हमारे पेपर में सिलेबस क्या है, और थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले, जो 2-3 बंदे हैं हम इन सब का। अच्छा हेमंत जी, आप स्टार्ट कीजिए। जी मैम नमस्ते। मैं सारंगढ़ जिला है हमारा, छत्तीसगढ़ से हूँ और ग्राम बड़े नापारा है। मैं जो नेचुरोपैथी का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं। जी, कैसे आपके मन में ये आया कि हमें नेचुरोपैथी का कोर्स करना चाहिए और इसकी तरफ जाना चाहिए? जी मैम, मैं तो ऐसे योग से जुड़ा था, पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपने जिले का योग प्रचारक था इससे पहले। फिर हम लोगों के पास में ये योग का डिप्लोमा नहीं था, तो इसलिए हम लोग डिप्लोमा किए ये हमारे संस्था से। और फिर नेचुरोपैथी हम लोग, हमारे एक राजीव दीक्षित आदर्श थे, वो उसके जो है बारे में बहुत बताते थे कि नेचुरल से। और फिर हमारे एक आदरणीय सर जी, धर्मेंद्र सर जी डॉक्टर हैं, उन्होंने भी नेचुरोपैथी के विषय में बताए कि नेचुरोपैथी जो है माने बिना जो साइड इफेक्ट वाला है, और पंच तत्व, क्योंकि हमारा शरीर का निर्माण भी पंच तत्व से ही हुआ है, पंच महाभूतों से। तो हम इसके अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो भविष्य में इसके जो है, एक तो लोगों को बहुत जरूरत भी पड़ेगी प्राकृतिक चिकित्सा, क्योंकि अभी एलोपैथिक चरम में है, तो वो सब इसके लोगों की अच्छे से सेवा भी कर पाएंगे इस क्षेत्र में। योग के साथ हम लोग नेचुरोपैथी की अगर, क्योंकि योग साइंस और ये नेचुरोपैथी दोनों एक दूसरे के मिला जुला ही है, पूरक है दोनों एक तरह से। हाँ पूरक। तो इससे हम लोगों की सेवा बहुत ज्यादा कर पाएंगे और अपना खुद और अपना परिवार को इससे जोड़ के हम जो है बीमारियों से बच पाएंगे। और बीमारी जो औषधि आदि की साइड इफेक्ट है एलोपैथिक की, उससे हम थोड़ा सा बच के अपने हेल्थ को अच्छा रख पाएंगे। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि नेचुरोपैथी एक ऐसी चीज है, प्राकृतिक चिकित्सा, प्रकृति के द्वारा चिकित्सा। अगर हम इसे सीधे शब्दों में बहुत छोटे से में अगर डिस्क्राइब करना चाहें तो इसका मतलब है प्रकृति के द्वारा की गई चिकित्सा। तो हमारे शरीर में ये मौजूद होता है कि हम अपनी चिकित्सा स्वयं कर सकते हैं, या प्रकृति हमारी चिकित्सा, कह सकते हैं कि प्रकृति चिकित्सा करती है हमारी।
लेकिन आजकल जो ये एलोपैथी को चला दिया है, और इसने जरूरत है हमें एलोपैथी की, मैं नहीं कहूंगी कि नहीं है। क्रिटिकल केसेस में एकदम से हमें जरूरत पड़ती है उन सब चीजों की, बट जो प्राकृतिक चिकित्सा है, इससे हम बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको सही कर सकते हैं या हमेशा ही स्वस्थ रह सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम उसको अपने जीवन में ला सकते हैं। आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के। सुष्मिता जी, आप बताइए अपने बारे में। आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है शायद आपका माइक। माइक ऑन कर लीजिए। हाँ सॉरी मैम, मैं भी एक योगा टीचर हूँ और मैंने भी कन्याकुमारी विवेकानंद केंद्र में DMY के में मैंने योगा टीचर की थी। फिर मैंने कर रही हूँ, लेकिन मैं भी नेचुरोपैथी में बहुत इंटरेस्टेड हूँ और मैं लाइफस्टाइल भी नेचुरोपैथी में ही कुछ कुछ कर रही हूँ। लेकिन मैम कुछ चीजें हैं, करते करते भी कुछ चीजें हैं मैम जो बॉडी में आ जाती है प्रॉब्लम्स, तो इंस्टेंटली एलोपैथी में करना पड़ता है। जैसे मेरे अभी पैर में राइट साइड में जो एंकल जॉइंट है, वहां पे 4 मंथ हो गया, मेरा फूल के उस पास के जो नर्व्स है वो थोड़ा फूला हुआ है 4 मंथ से, और पेन हो रहा है। मतलब ज्यादा खड़ी हो जाऊं थोड़ा 10 मिनट, या फिर थोड़ा जॉगिंग कर लूं, या फिर 1 किलोमीटर चल के चली जाऊं, वॉकिंग कर लूं, तो वो पेन ठीक नहीं हुआ। फिर अभी मुझे मजबूर में एलोपैथिक जाना पड़ा। इतना सारा टेस्ट मैम, मुझे टेस्ट में ही मेरा 5,000 चला गया। मैंने इतने सारे टेस्ट की, मेरे सारे रिपोर्ट अच्छे आ रहे हैं, सिर्फ ESR मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, ESR, बाकी सारे रिपोर्ट अच्छे हैं। तो पता ही नहीं चल रहा है क्या हुआ। अभी न्यूरोलॉजी डॉक्टर बोल रहे हैं कि थोड़ा न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम है। अब देखते हैं क्या होता है। मुझे इसी की थोड़ा टेंशन है कि मैं खुद नेचुरोपैथी पढ़ रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जाना पड़ रहा है और कोई डायग्नोसिस भी नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली टेस्ट तो वो इसीलिए करवाते हैं, उनका बना हुआ होता है उसके अंदर परसेंटेज वगैरह। जरूरी नहीं है कि उतना सारा टेस्ट की जरूरत हो, कुछ ही टेस्ट सचमुच में जरूरत होती है, इतने टेस्ट की नहीं होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि नेचुरोपैथी इलाज कर सकती है, हम नेचुरली तरीके से इन सब चीजों का इलाज कर सकते हैं। अब ये है कि जब शुरुआत हुई, अब ये जरूरी नहीं है कि आपके उस जगह पे पेन है और वहां पे स्वेलन है, बार बार फूल जा रहा है, तो उसका रूट कॉज वहीं कहीं है। उसका कारण कुछ और हो सकता है, क्योंकि डायग्नोस प्रॉपर नहीं हो पा रहा, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा, और इसलिए आपके ठीक भी नहीं हो रहा, रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा आपको। और बाकी सारे रिजल्ट ठीक है, ESR अगर गड़बड़ है तो कहीं ना कहीं आपको इन्फेक्शन है। देखिए, चलिए कभी और डिस्कस करेंगे आपसे इस बारे में बात में। आज तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। हाँ जी, देवेंद्र जी आप अच्छा लेफ्ट कर गए। अनु, आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दो। नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसे हो? मैम मैं ठीक हूँ। हाँ, आप बताइए अपने बारे में। मैम मैं यहाँ बगरा से हूँ। अच्छा। अभी मैंने 2 ही दिन से ज्वाइन किया है। मन में आपके कैसे आपके मन में आया नेचुरोपैथी के बारे में ज्वाइन करने के लिए? आपके मन में कहाँ से प्रेरणा जागी? मैम जो डॉक्टर साहब थे हमारे, उनके जान पहचान के थे, उन्होंने किया हुआ है DNYS कोर्स, तो मुझे भी लगा कि हम कुछ काम कर ही रहे तो सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, कुछ ना कुछ तो मांगते ही है। अच्छा, ठीक है, चलिए देवेंद्र जी आप बताइए। हेलो, हाँ देवेंद्र जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो देवेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए देवेंद्र जी, ठीक है, आपके बाद में बात करते हैं। खुशबू आप बताइए। खुशबू प्लीज माइक ऑन कीजिए, कैमरे पे आप नजर नहीं आ रही हैं। थोड़ा कैमरे में आइए बेटा प्लीज, मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ।
लेफ्ट कर दिया। चलिए हम अपने सत्र को आगे बढ़ाते हैं, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हमारा पहला ही दिन है और मैं आप सबकी टीचर डॉक्टर अंजलि सिंह, मैं नेचुरल जी सुष्मिता जी बोलिए। सॉरी मैम, मैंने अपना जगह नहीं बताया, मैं उड़ीसा के बरहमपुर से हूँ। अच्छा, बता पाई आपसे। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं डॉक्टर अंजलि, मैं फरीदाबाद से हूँ। दिल्ली और फरीदाबाद में दोनों जगह मेरे क्लिनिक है। नेचुरोपैथिक और आयुर्वेदिक से मैं ट्रीटमेंट करती हूँ और काउंसलिंग करती हूँ, और अब आपकी टीचर हूँ। देखिए कैसा पढ़ा पाती हूँ। पहले पढ़ाती थी 15-16 साल पहले, अब बहुत टाइम के बाद दोबारा मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है। और मैं आपको पढ़ाऊंगी आपका सब्जेक्ट नंबर 1 नेचुरल हेल्थ सिस्टम और पब्लिक हेल्थ। और हमारा इस साल का जो सिलेबस है, सबसे पहले उससे डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम आगे अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए आप सबके पास पीडीएफ आ गई होगी, आप सबने निकलवा लिया होगा उसको, है ना? तो आप उसे खोलिए, देखिए हमारे पास क्या क्या है हमारे उसके अंदर, क्योंकि जुलाई में हमारे एग्जाम्स हैं और अब हम उस तरीके से अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे कि जुलाई आने से पहले, जुलाई तक हम उसको कर पाए अपने। हम कुछ आप लोगों से एक दिन ऐसा भी रखें कि आपसे क्वेश्चन आंसर का सेशन रखें कि आपको क्या समझ में आया, नहीं आया, या आपकी क्या क्वेरीज हैं। वैसे तो आप पूछ सकते हैं लास्ट में, बट एक मैं चाहूंगी कि इस तरीके से सेशन रखें कि हमारा एक टेस्ट जैसा होता रहे और हम एक दूसरे को बता पाए। आप सब जब बोलेंगे तो जो जिनको नहीं समझ में आया उनको भी समझ में आएगा, वो अच्छे से समझ पाएंगे और आपके भी जो प्रश्न होंगे वो हल हो पाएंगे। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों का जवाब दे पाऊं और आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व कर पाऊं। स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, रोगों से बचाव के उद्देश्य एवं मूलभूत सिस्टम, शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य का विकास, स्वास्थ्य के प्रकार, सामुदायिक स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य के प्रति दिनचर्या एवं ऋतुचर्या, आहार संबंधी स्वास्थ्य के नियम, पर्यावरण आरोग्य विज्ञान एवं जल की आपूर्ति, व्यक्तिगत आरोग्य नियम, बड़ी आंत का स्वास्थ्य नियम, विश्राम, नींद एवं खाने पीने संबंधी स्वास्थ्य प्रणाली, व्यक्तिगत साफ सफाई एवं सूर्य स्नान, स्वास्थ्य नाशक आदतें, पान, धूम्रपान, चाय, कॉफी, शराब आदि के नशे वगैरह। ये हमारा पूरा कोर्स रहेगा। और अभी हम अपने जो जुलाई में आने वाले हमारे एग्जाम्स हैं उसके लिए हम तैयारी करेंगे। और आज हम अपना पहला जो टॉपिक है, रोगों से बचाव के उद्देश्य है मूलभूत सिस्टम, हम उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि हमारी ये नेचुरोपैथी क्या है। नेचुरोपैथी मतलब प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान बहुत ही प्राचीन विज्ञान है और ये बहुत पहले से चला आ रहा है। और हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान और चिकित्सा प्रणाली उतनी ही पुरानी है जितनी की प्रकृति है। जैसे कि जब प्रकृति का निर्माण हुआ तभी से प्राकृतिक चिकित्सा चली आ रही है और उतनी ही पुराना हम उसको मान सकते हैं। और इसके आधार हैं षट तत्व, महतत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। यही सारी चीजें हैं जिनसे मिला के हम अपना जो हमारी नेचुरोपैथी है, प्राकृतिक चिकित्सा है, जो उससे हम अपना ट्रीटमेंट करते हैं और हम निरोग रह सकते हैं। छोटी मोटी बीमारियों को, बहुत सीवियर कह लीजिए कि सीवियर कैंसर वगैरह जैसी 4th स्टेज वाली बीमारियों को छोड़ करके आप अधिकतर बीमारियों का ट्रीटमेंट इससे सक्सेसफुली कर सकते हैं। खुद निरोग रह सकते हैं, अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस को, अपने रिश्तेदार नातेदारों को आप ठीक रख सकते हो, निरोग रख सकते हो, खुद भी रह सकते हो और दूसरों को भी रख सकते हो। बहुत ही सिंपल नियम है प्रकृति के, अगर हम उनको फॉलो करें तो सबसे पहले हम बीमार ही नहीं होंगे। और अगर हम हुए भी बीमार, कोई रोग अगर हमारे अंदर आता भी है तो वो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति के अपने नियम हैं कि अगर हम उनके नियम को फॉलो करके अगर आगे बढ़ रहे हैं लाइफ के अंदर, तो मैं नहीं मानती कि कोई भी बीमारी आपकी तरफ आकर्षित होगी। और अगर कोई छोटी मोटी बीमारी आ भी जाती है तो उसको सबसाइड करना, उसको खत्म करना बहुत आसान होगा आप सब लोगों के लिए, क्योंकि धीरे धीरे आपको इसमें ज्ञान होगा प्रकृति के बारे में, प्राकृतिक चिकित्सा, इनके घटक तत्व, ये सब हमको आपको पढ़ाएंगे। आपको पैथोलॉजी पढ़ाई जाएगी, आपको जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है कि कहाँ कौन सा अंग है, क्या हमारे
शरीर के काम है, इस अंग का काम क्या है, किस किस बीमारी में हम क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं, क्या क्या चीजें देते हैं, जब हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे और आगे बढ़ाएंगे तो आपको ये आभास हो जाएगा कि हमने प्राकृतिक चीजों से किस तरीके से अपने आप को ठीक किया। जैसे सुष्मिता जी कह रही कि अभी डायग्नोज नहीं हो पा रहा और पता नहीं पड़ पा रहा कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। तो जब आप पढ़ लेंगी ना, जब आप पैथोलॉजी, जब आप फिजियोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि एक्चुअली ये जगह किस जगह से आ रहा है, ये मेरा कौन सा ऑर्गन है जिसके कारण मेरे को ये प्रॉब्लम है। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां आजकल का जो टाइम है, हम अगर देख के चलें तो हम प्रकृति के विरुद्ध हो गए हैं, हम प्रकृति के अनुरूप नहीं चल रहे हैं, विरुद्ध चल रहे हैं। अब प्रकृति के विरुद्ध चलने के कारण हम बीमार हो रहे हैं, हमें तरह तरह के रोग हो रहे हैं, क्योंकि ना हमारी दिनचर्या संतुलित है, ना हमें किसी आहारचर्या को मानते हैं, ना हम अपने खान पान को ही व्यवस्थित रखते हैं। तो जब हम किसी भी चीज को फॉलो नहीं करेंगे, प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध होके चलेंगे, तो फिर क्या होगा। जैसे कि अगर पानी का बहाव जिस तरफ है और आप चाह रहे हैं कि हम आराम से हमारी नाव सीधी सीधी चलती चली जाए, तो आप उसके साथ चल रहे हैं तो आप बहुत इजीली पहुंच जाएंगे। आप उसके विरुद्ध चल रहे हैं तो आपको परेशानियों का सामना तो उठाना ही पड़ेगा। तो जो आजकल की जनरेशन है, अगर आप उसको देखें तो वो बिल्कुल ही प्रकृति के विरुद्ध है। लेट नाइट्स को जगना, सुबह लेट उठना, और सोने का तो उनका कभी कोई टाइम ही नहीं है। और आजकल के तो जॉब्स भी इस तरीके के हैं कि हाँ रात के जॉब्स हैं तो वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, चलिए उनकी मजबूरी है। बट जो नहीं है वो तो इन सब ऋतुचर्या, दिनचर्या वगैरह को फॉलो कर सकते हैं, आहारचर्या को फॉलो कर सकते हैं, जो कि वो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो मार्केट है आपका, अगर आप बाहर जाते हैं तो आप देखते हैं कितना तरह तरह के स्ट्रीट फूड्स लगे होते हैं, हर कोने नुक्कड़ों पर तरह तरह के खाने लगे होते हैं कि आप वहां से निकलते सोचते हैं चलो कुछ तो खा ही लेते हैं, एक दिन खाने से क्या हो जाएगा। पर एक दिन खाने से जो है आपकी रसना है, जो आपकी जिह्वा है, इसको एक चटोरेपन की वो लग जाती है कि हाँ इस घर के खाने या टेस्ट से हटके भी कुछ है जो हमें ज्यादा टेस्टी लगता है। वो तो स्वाद तो होता है पर उसके अंदर ना ही कोई पोषक तत्व होते हैं, ना ही वो आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है, वो आपको उल्टा बीमारी देके जाता है। एक दिन दो दिन में आपको पता नहीं चलेगा, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसको खाने के अभ्यस्त होते जाएंगे, आपको पेट दर्द होगा, कभी आपको उल्टी आएगी, कभी आपको चक्कर आएंगे, कभी आपका जी घबराएगा, इस तरह की चीजें आएंगी। फिर बड़ी बीमारियां भी हो जाती हैं, आंतों में इन्फेक्शन हो गया, क्यों हो गया, हमने तो ऐसा कुछ खाया नहीं था। पर जो आप खाते आ रहे हैं काफी लंबे टाइम से, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेके बाहर से, वो सब चीजें नुकसान करती हैं हमारी जो बॉडी है उसको। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रकृति की अनुरूप ही चलना चाहिए। हम ज्यादा नहीं कर सकते, छोटे छोटे चेंजेस अपने व्यवहार में और अपनी दिनचर्या के अंदर लाके, जैसे सही समय से सोना। ये जो 12 बजे के बाद सोना है, बहुत लेट से भी लेट है तो आप 11 बजे के बाद सोना बंद कीजिए। सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए कि अगर आप 11 बजे सो रहे हैं तो कम से कम 5 बजे उठ जाइए, बिस्तर त्याग दीजिए। जब हम बिस्तर त्याग के सही टाइम पे उठते हैं, वो जो उषा काल होता है, हम उस टाइम में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है, उस टाइम में सबसे प्योर एयर है, उस टाइम में पॉजिटिव वाइब्रेशन सबसे ज्यादा होती है न उस टाइम पे आपको ध्वनि प्रदूषण सुनाई देगा, कोई भी गाड़ियों वगैरह की आवाजें नहीं होंगी, शांति होगी, सिर्फ आपको चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देगी। चाहे आप किसी शहर में भी रहते हैं ना, तो भी आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसी न किसी चिड़िया की बोलने की, सुनने की आवाज आपको सुनाई देगी। तो हम उस चीज को अगर हम फॉलो करते हैं, जल्दी उठने लगते हैं, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि हमारे डेली रूटीन में भी सुधार आता है, हमारी याददाश्त सुधरती है, हमारा जो नेचुरल क्रीविंग सिस्टम है जो कि सुबह से काम करता है। अब रात भर तो हमारे ऑर्गन्स ने काम किया, कहाँ से कौन सा ऑर्गन क्या क्या काम कर रहा है, वहां से आकर के अगर आप उसको सुबह विसर्जित नहीं करेंगे, आप बाकी की सारी चीजें नहीं करेंगे जो हमारे दिनचर्या के अंदर बताई गई हैं, तो फिर आप किस तरीके से उन सब चीजों को बाहर निकाल पाएंगे, जिनका विसर्जन बहुत ही जरूरी है। जो कि अगर लेट टाइम तक सो रहे हैं, 12 बजे तक, 1 बजे तक, तो वो उन सब चीजों को मिस कर देते हैं और उनसे उन्हें कई तरीके की पेट की बीमारियां और ये सब आते हैं। तो ये हो गया प्रकृति के विरुद्ध जाना। अब प्राकृतिक चिकित्सा में हम प्रकृति के अनुरूप जाके ही अपनी शारीरिक चिकित्सा कर सकते हैं। अब ये जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा है, वेदों में, संसार आदि में
संसार के आदि ग्रंथ हैं। इस विज्ञान की सभी मोटी मोटी बातें हैं, जैसे कि जल चिकित्सा, उपवास चिकित्सा आदि सारी ही इसमें आती हैं, जो हम आपको पढ़ाएंगे आगे चल के। आप सारी ही चीजें पढ़ेंगे। प्राकृतिक, ये जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा है, इसका इतिहास बहुत ही पुराना, बिल्कुल जब से प्रकृति है तब से इसका इतिहास है। इससे प्रकृति से पुरानी तो है ही नहीं। और प्रकृति कितनी पुरानी है आप और हम सभी जानते हैं इस बारे में। भारत में जो प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी मैं, फिर हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्राकृतिक चिकित्सा आधुनिक काल में लुई कुने की प्रसिद्ध पुस्तक न्यू साइंस ऑफ हीलिंग के द्वारा आई। भारत के अंदर उसका अनुवाद आरंभ हुआ। इस पुस्तक का तेलुगु भाषा में श्री डी वेंकट चेलापति शर्मा ने वर्ष 1894 में तथा बिजनौर निवासी कृष्ण स्वरूप श्रोत्रिय ने वर्ष 1904 में लगभग हिंदी और उर्दू भाषाओं में अनुवाद किया था। और इन पुस्तकों के प्रभाव से कई लोग कुना की चिकित्सा विधियों में रुचि लेने लगे थे। भारत की पृष्ठभूमि में पले और बड़े हुए लोगों के लिए ये सभी सिद्धांत और उनकी चिकित्सा विधियों को समझना बहुत ही सरल था, क्योंकि भारत में तो शुरू से ही चली आ रही हैं सारी चीजें। आप देखेंगे हमारी दादी नानी वगैरह जो पुरानी औरतें होती थी, वो उनकी जो रसोई घर है उसी के अंदर सारी चिकित्सा मौजूद थी। जो उनके मसाले हैं, किसके लिए क्या लेना चाहिए, पेट में दर्द है अजवाइन ले लो, ये चीज ले लो, तो वहां पे हमारी पूरी की पूरी एक रखी हुई है हमारे पास। अपने रसोई घर के अंदर ही हम कह लें फार्मेसी है पूरी, कि आपके लिए ये किस चीज के लिए क्या है और किस चीज के लिए हमें क्या लेना चाहिए। बस जरूरत है हमें उसको जानने की और उसको फॉलो अप करने की। तो इनके लिए, हमारे भारतीय लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत ही सरल था। इसलिए बहुत शीघ्र ही ये चिकित्सा पद्धति लोकप्रिय हो गई और नाना प्रकार के असाध्य और जीर्ण रोगों से पीड़ित लोग लाभान्वित होने लगे। और गांधी जी, आप सभी जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, वो भी प्राकृतिक चिकित्सा के ही अनुयायी थे। वो बहुत ज्यादा फॉलो करते थे इनको। वह एल्फ्रेड जुस्ट की प्रसिद्ध पुस्तक रिटर्न टू नेचर से बहुत प्रभावित हुए थे। मतलब हम आ गए वापस अपने नेचर की तरफ लौट करके और हम उसको फॉलो करेंगे। और उन्होंने चिकित्सा पद्धति को बहुत गहराई से अध्ययन किया और उसके सर्वप्रथम अपने ऊपर और अपने परिवारजनों पे, उनके आश्रम में रहने वाले लोगों के ऊपर ही उसका प्रयोग किया। और अंत में नतीजा ये था कि भारत जैसे देश के निवासी, उनके संवर्धन के लिए प्राकृतिक चिकित्सा तो बहुत ही उपयुक्त थी और जैसे कि वरदान ही थी, क्योंकि प्रकृति के द्वारा चिकित्सा भारत में पहले आप सभी जानते हैं कि इतने ज्यादा संसाधन नहीं थे और काफी सालों की गुलामी और इन सब चीजों में चलते उनको जो चिकित्सा के लिए जरूरत थी वो सारी चीजें अवेलेबल थी एक प्राकृतिक चिकित्सक के पास में। और हर छोटी सी छोटी हमारी प्रकृति की चीज को लेकर के वो ट्रीटमेंट कर सकता था और हमारे भारतीय लोगों को स्वस्थ कर सकता था। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गई। उन्होंने नवजीवन और हरिजन साप्ताहिक में प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में अनेक लेख लिखे थे और बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी। उन्होंने अपने कार्यक्रमों में भी चिकित्सा को जोड़ा और गांव गांव तक इसका प्रचार किया। वो चाहते थे कि उपयोग में सब लोग लाएं इसको। इसी तरीके से और भी बहुत सारे चिकित्सक थे हमारे यहाँ जिन्होंने इन सब चीजों को, बहुत पुराने इन लोगों ने यूज किया और बिल्कुल पूरी प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा ही वो हर अपने पेशेंट को, आने वाले हर मरीज को, रोगी को पूर्णतः स्वस्थ करते थे। प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर ऐसी शक्ति है कि वो हर चीज को ठीक कर सकती है, बशर्ते कि आप उसका डायग्नोस सही तरीके से करें और उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से करें कि किस चीज के लिए, किस बीमारी के लिए एक्चुअल में हमें क्या देना चाहिए। ये अगर आपको पता है तो आप किसी भी चीज का इलाज बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जो हमारा शरीर है इसकी रचना ही इस तरीके से हुई है कि आप उसके जो हमारे शरीर है इसकी रचना ही इस तरीके से हुई है कि हम उसको प्राकृतिक की चीजों से, प्राकृतिक आयुर्विज्ञान से उसको ठीक कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे हम उसे ठीक नहीं कर सकते, चाहे वो पाचन तंत्र की बीमारियां हो, चाहे वो रक्त संचार तंत्र की बीमारियां हो, श्वसन तंत्र हो, मूत्रवाहक तंत्र हो, स्नायु हो, प्रजनन हो, ज्ञानेंद्रिय हो या और भी कोई हमारा तंत्र हो जिसके द्वारा हम उसका ट्रीटमेंट हमें करना है। हम हर चीज के लिए इसमें ट्रीटमेंट मौजूद है और हम उसे कर सकते हैं। बहुत ही बस एक तो हमें उसमें क्या चाहिए होता है, थोड़ा टाइम लगता है, हमें पेशेंस चाहिए।
पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी, दोनों को ही, जो प्राकृतिक चिकित्सक है, जो चिकित्सा दे रहा है और जो चिकित्सा ले रहा है, दोनों को ही। क्योंकि इसमें क्या है, प्रकृति है, आपको हील करेगी अंदर से, रूट कॉज पे जाके काम करेगी कि जो जड़ है वहां पहुंचती है वो चीज, और फिर आपका सचमुच में इलाज होता है। कहते हैं रोग रहित होते हैं आप। एलोपैथी में क्या होता है, रोग को सप्रेस कर दिया जाता है। जैसे कि आपको कहीं दर्द है, आपको पेन किलर दे दिया, तो उससे वो आपका पेन होने का रीजन तो खत्म नहीं हुआ ना, वो केवल आपके पेन को वहां दबा दिया गया कि कुछ घंटे या कुछ दिन के लिए वो पेन दब गया, या कुछ सालों के लिए या महीनों के लिए दब गया, पर वो फिर उठता तो है ही, उसका कारण तो खत्म नहीं हो गया। जब तक कारण का निवारण नहीं हुआ तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा रोग खत्म हो गया। तो यहां पर आप ये सीखोगे कि कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। असलियत में ये ही चिकित्सा कहलाती है, ये ही बीमारी को ठीक करना, बीमारी खत्म होना, मतलब रोग रहित जीवन बिना नेचुरोपैथी के और योग के संभव नहीं है। ऐसा मैं कहूं तो कुछ गलत नहीं होगा। आगे हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए, सबके पास पीडीएफ होगी जिसमें फर्स्ट पेज निकाल लीजिए आप सब, और अपने अगर आप कुछ भी नोट्स बनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं साथ के साथ में। फर्स्ट टॉपिक हमारा है रोग से बचाव के उद्देश्य एवं मूलभूत सिस्टम। हमारा सिस्टम क्या है और उसका बचाव क्या है, रोग क्या है। अभी हम देखते हैं, शरीर के किसी अंग उपांग की रचना संरचना का बदल जाना या उसके कार्य करने की क्षमता की कमी, कार्य करने की जो क्षमता है उसमें कमी का आना ही रोग कहलाता है। मीन्स आपके शरीर का कोई भी अंग, कोई भी आपके शरीर का बॉडी का पार्ट है, उसकी संरचना या तो बदल जाए किसी भी कारण से, जैसे चोट लग जाए तो भाई उस जगह पेन हो रहा है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है, या फिर किसी भी और कारण से उसकी क्षमता में कमी आ जाए, वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, हम रोग कहेंगे कि हम उस चीज को प्रॉपरली कर नहीं पा रहे हैं। किंतु रोग की परिभाषा करना उतना ही कठिन है जितना स्वास्थ्य को परिभाषित करना, क्योंकि स्वास्थ्य भी आप केवल स्वास्थ्य को हम शारीरिक ही नहीं रख सकते। स्वास्थ्य आपका मानसिक स्वास्थ्य भी है, आपका सामाजिक स्वास्थ्य भी है, आपका स्पिरिचुअल स्वास्थ्य भी है, सारा ही स्वास्थ्य हमारा, हम उसको भी परिभाषित नहीं कर पाए हैं अगर देखा जाए एक तरह से तो प्रॉपरली। स्वास्थ्य की परिभाषा जितनी कठिन है उसी तरह से रोग की भी है कि रोग एक्चुअली है क्या। तो रोग के ऊपर भी वैसे तो हम एक छोटा सा अगर उसका लेना चाहें तो ये इसकी परिभाषा आप कह सकते हैं उसको, पर उसमें किस कारण से कमी आई है या क्या उसके अंदर डिजनरेशन हो गया है, ये सब कुछ किसी भी रीजन से बस एक सिस्टम हमारा, ये एक अंग हमारा काम नहीं कर रहा है, तो आप समझिए कि कोई रोग उत्पन्न हो रहा है या उत्पन्न होने वाला है, उसको रोग कहते हैं। अब शारीरिक और मानसिक और सामाजिक तौर पे पूर्णतः ठीक होना ही स्वास्थ्य है। अब देखिए, इसका आ गया, शारीरिक भी है, मानसिक भी है, सामाजिक भी है, सभी तरीके से आपका पूर्णतः स्वस्थ होना कि आप किस तरह से। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि सामाजिक भी, अभी मैंने जिक्र भी किया था सामाजिक के बारे में, कि आपके समाज के प्रति क्या आपका कर्तव्य है, उसको आप किस तरीके से निभा रहे हैं। कि क्या हम जैसे कि अगर मैं बात करूं मतदान की ही, तो वो हमारा सामाजिक कर्तव्य है। अगर हम मतदान नहीं कर रहे हैं तो शायद हम कहीं पे सामाजिक तौर पे स्वस्थ नहीं है, हमें वो भी करना चाहिए, वो हमारा कर्म है वो हमारा अपने समाज के प्रति। क्योंकि हम कहते हैं कि ये चीज बहुत हो रही है, ये नहीं है, तो उसको चेंज करना हमारे अपने हाथों में है, हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उस चीज को भुगत रहे हैं। तो हमारा जो सामाजिक कर्तव्य है उसी को अगर हम सही तरीके से निभा रहे हैं तो वो हम सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं। हम स्पिरिचुअली कैसे ठीक हैं कि हम अपना जो भी हमारा धर्म है, जो भी हमारी रीति रिवाज हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, हमारे माता पिता हमें देते हैं, जो हमारे ऋषि कुल जो हमारा है, जो हमारे गुरु हैं हमारे, वो हमें देते हैं। अगर हम उनको लेते हैं, उनको ग्रहण करते हैं और उनको अपने जीवन में लेके चलते हैं, क्योंकि जो उनका
अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंसेस से हमको बताते हैं कि जीवन इस तरीके का है, समाज में हम इस तरीके से रहना चाहिए हमें। जैसे कहते हैं ना, ये दादी नानी के नुस्खे हैं, तो दादी नानी के नुस्खे व्यर्थ ही नहीं है। आप उनको ढूंढ करके जब उसकी खोज करेंगे, जब उस पर रिसर्च करेंगे, तो आप पाएंगे कि वो कितने साइंटिफिक हैं, कि इस चीज को देने के पीछे सचमुच में साइंटिफिक रीजन क्या है, सच में ये उस ऑर्गन तक जाके क्या काम करती है कि आपकी हुई हुई परेशानी, उस आपका उभरा हुआ रोग को खत्म कर देती है। तो कहीं ना कहीं उनका अनुभव, पुराना उनका अनुभव, जो कि वो उनको भी आगे से मिला, जो उन्होंने ग्रहण किया और उसको वो हम तक पहुंचा रहे हैं, तो वो एक अपनी सामाजिक ड्यूटी निभा रहे हैं और हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो हमारा फर्ज है कि हम अपने संस्कारों को, अपने जो दिए हुए अनुभव हैं, हमारे माता पिता, गुरु, अपने परिवार के लोग, अपने से बड़े, उनकी चीजों को फॉलो करके हम भी उन्हें अगली पीढ़ी में पहुंचाएं और उन्हें बताएं और उन्हें समझाएं। क्योंकि आज का युग है कि अगर किसी चीज का आपको रीजन पता नहीं है तो आप उसको समझा नहीं सकते कि इस सचमुच में इसका क्या कारण है। तो आपको बताना पड़ेगा कि इस चीज से क्या होता है। नहीं तो वो बोल देते हैं अरे कुछ नहीं होता है इन सब चीजों से। नहीं होता है, बिल्कुल होता है। सही तरीके से खाना, सही मात्रा में खाना और सही टाइम पे खाना, ये सब चीजें जरूरी होती है। अब ये सब हमें अपने संस्कार, हमारी जो पूजा पाठ है या हमारे जो ईश्वर वंदना है, ओम का उच्चारण है, अभी ओम का उच्चारण कराया हेमंत जी ने क्लास के स्टार्ट होने से पहले। तो इसका क्या कारण है? क्योंकि ओम की जो वाइब्रेशन है, वो जो तरंगे हैं, वो सबसे तेज है और वो हर जगह तक पहुंचती हैं। हमारे माइंड को पूरी तरह से, आप कहें, अगर आप इसका एक इफेक्ट देखना चाहें, तो जैसे मैं मानसिक रोगी, जैसे मैं काउंसलिंग करती हूँ इन सब चीजों में, तो उन सब पेशेंट्स के ऊपर मैंने इतना अच्छा रिजल्ट्स इनका देखा है। ओम की जो हम उनको चैंटिंग कराते हैं, ओम की ध्वनि का उच्चारण कराते हैं, केवल ओम की ध्वनि सुनने मात्र से ही हमारे शरीर का स्ट्रेस रिलीज होने लग जाता है। हमारे, आप खुद जब आंख बंद करके उसको महसूस करने की कोशिश करेंगे तो अपने आसपास उन तरंगों को महसूस कर सकेंगे कि इन तरंगों का कितना, जो हमारा ऑरा की क्लीनिंग है, जो हमारे मानसिक रूप से अंदर हमारे विकारों को क्लीन करने की क्षमता है, हमारे संस्कारों को, हमारी सात्विकता को, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करने का काम ओम के अंदर है, ओम की चैंटिंग में है जी। ऐसे ही गायत्री मंत्र है कि उसकी वाइब्रेशन बहुत हाई है, बहुत हाई है, कि उसको सुनने मात्र से ही आपका भला हो सकता है। कि अगर देखा हो आपने तो एम्स में इसके ऊपर रिसर्च करी गई पेशेंटों को लेकर के। इतने पेशेंटों को ट्रीटमेंट के साथ ओम की उनको धुन सुनाई गई आधा घंटे के लिए। कुछ लोगों को नहीं सुनाई गई, उतने पेशेंटों को नहीं सुनाई गई, आधों को सुनाया, आधों को नहीं सुनाया। जिनको सुनाया गया था उनकी हीलिंग इतनी तेज हुई, वो इतनी जल्दी से रिकवर हुए। और वो कहते हैं कि हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, हमारे अंदर होप है, हमारे अंदर एक ये हमारे अंदर एक अंदर से एक ऐसी शक्ति आई है कि हाँ हम ठीक हो सकते हैं। उनके अंदर वो आत्मविश्वास उनका बढ़ा है कि वो उस चीज से निकल रहे हैं और बहुत आसानी से निकल जाएंगे, और शायद ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे वो ठीक नहीं हो सकते। तो इस तरीके से हमारी जो ये वेद हैं, हमारे जो ये संस्कार हैं, हमारे जो मंत्र हैं, ये सब हमारे शरीर पे काम करते हैं। ये सब भी हमारी प्रकृति के अंदर ही आते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर ही आते हैं। ये ओम की चैंटिंग वगैरह, ये सारी चीजें हमारे आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर आती हैं और हम इनको यूज करते हैं और ये बहुत अच्छा काम करती हैं। आगे बढ़ते हैं हम वापस इस पे आते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक तौर पे पूर्णतः स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य कहलाता है। तो केवल रोगों की अनुपस्थिति को ही आप स्वास्थ्य नहीं कर सकते हैं। कि अगर आप बीमार नहीं हैं, आपके अंदर कोई भी रोग नहीं है, तो आप उसे स्वास्थ्य नहीं कर सकते पूरी तरह से। क्या पता उसमें मानसिक कोई विकार हो जो नहीं किसी के साथ शेयर कर पा रहा हो और वो दिखाई नहीं देता हो, या फिर वो सामाजिक तौर पे अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा हो, तो भी तो वो स्वस्थ नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। इनमें से किसी भी एक अवस्था के शिकार होने पर व्यक्ति को अस्वस्थ या बीमार माना जा सकता है। इनमें से कोई भी एक चीज हो सकती है कि आप अगर उन सब चीजों में नहीं है तो आप सचमुच में सही नहीं है, आपको हम बीमार कह सकते हैं। अब जो ये इनका है, इसमें हम डिवाइड कर दिया है हमने। शारीरिक रोग पे आ जाते हैं। शारीरिक रोग क्या होते हैं? शारीरिक
शरीर की या चित्त की वह स्थिति जिसके कारण संतप्त व्यक्ति को दर्द हो, दुष्क्रिया, तनाव या तनाव की अनुभूति हो, या जिनके संपर्क में आने पर व्यक्ति बीमारी का शिकार हो सकता है। अभी किसी भी स्थिति चित्त की, मन की या शरीर की, हमारे चित्त की या फिर शरीर की कोई भी ऐसी स्थिति जिसके कारण व्यक्ति को दर्द होता है, दुष्क्रिया होती है, या फिर कोई भी तनाव होता है, कोई भी टेंशन क्रिएट होती है और उसको अनुभूति होती है कि हाँ इस जगह पे आप सर दर्द ही ले लीजिए, अब सर में उसको अंदर से पाल्पेशन महसूस हो रही है, दर्द हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, और उसके कारण उसको तनाव हो रहा है कि मेरे सर का दर्द, अगर आप कहें देखा जाता है कि अधिकतर सर दर्द में मनुष्य आसानी से काम ही नहीं कर पाता है, उसे बहुत ही परेशानी होने लग जाती है, कोई भी मेंटल या फिजिकल वर्क वो नहीं कर पाता है, तो वो क्या है, तनाव की अनुभूति कर रहा है, ये एक रोग ही है। या फिर और उसकी इसी ये जो प्रॉब्लम है कि उसके सर के अंदर जो दर्द उत्पन्न हुआ है उसको क्या कहेंगे, उसको हम शारीरिक रोग कहेंगे। कभी कभी व्यापक रूप से इस शब्द का उपयोग चोट लगना, विकलांगता सिंड्रोम या संक्रमण लक्षण, विचलक व्यवहार और संरचना एवं कार्य की विशिष्ट विविधताओं के लिए भी किया जा सकता है। शारीरिक रोग को, जैसे किसी तरह की विकलांगता हो गई है, कोई चोट लग गई है, जैसे एक्सीडेंट हो गया किसी का, अब उसके हाथ की हड्डी या पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, या कहीं भी कुछ फ्रैक्चर हो गया, उसकी हड्डी टूट गई, या हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया, या मसल फ्रैक्चर हो गया, मांस का फट जाना है, या घाव हो गया उसको उसके साथ में, तो उसका वो क्या हुआ, वो एक रोग हो गया कि उसके कारण वो व्यक्ति बीमार है, वो अपना जो दैनिक दिनचर्या है उसको प्रॉपरली कर नहीं पा रहा है, वो तकलीफ में है और उससे उसी से उसको तनाव उत्पन्न हो रहा है, उसको अनईजी फील कर रहा है वो कि हाँ ठीक है, मैं को कुछ सही नहीं लग रहा है, मैं तकलीफ में हूं, पहले मेरी इस चीज का इलाज हो कि मेरे दर्द ठीक हो जाए, मेरा ये, या फिर जो खून निकल रहा है या मेरी जो चोट लगी है उसका कोई हम प्रॉपर उपचार कर पाए, तब मैं कुछ और काम कर पाऊंगा। तो चोट को भी हम रोग के अंदर लेते हैं। विकलांगता हो गई किसी तरह की, अब जैसे देखिए पोलियो है, तो ये विकलांगता के अंदर आता है, पर ये एक रोग है कि किसके कारण पोलियो हो जाता है। सिंड्रोम्स है, किसी भी तरीके के सिंड्रोम है, तो हम ये सब भी रोग के अंदर आते हैं। संक्रमण हो गया किसी भी तरीके का, अब जैसे फ्लू है, कोरोना ही है, तो कोरोना क्या था, एक संक्रमण ही तो था, और वो संक्रमण भी एक रोग, महामारी बन के फैला, तो ये सारे संक्रमण भी रोग के अंदर आते हैं। लक्षण हो गए, किसी भी तरीके के लक्षण उभर रहे हैं शरीर के अंदर, जैसे एक व्यक्ति है, उसको दिन भर वो ठीक रहता है, शाम होते होते उसको हल्का हल्का बुखार चढ़ना चालू होता है, और वो घबराता है, उससे थोड़ी घबराहट होती है और वो बेचैनी महसूस करता है, और वो ये चीज 2-3 दिन से महसूस कर रहा है। तो ये क्या है, किसी रोग के उत्पन्न होने के लक्षण, कि अगर किसी को यूरिन में किसी तरह का इन्फेक्शन है, मूत्र संबंधी विकार है, तो उसको रोज शाम होते होते बुखार आ जाएगा और अनईजी वो फील करेगा, और आगे बढ़ते बढ़ते जैसे उसके लक्षण बढ़ते जाएंगे, कभी उसके पेट में दर्द होगा, कभी उसको मितली भी आएगी, ये सारी चीजें लक्षण ये भी रोग के अंतर्गत ही हमारे आती है। तो ये उस रोग के लक्षण हो गए। विचलक व्यवहार, तो जैसे कि हमारा मन नहीं, जो अभी मैंने आपको बताया लक्षण के अंदर कि उसका जी मचला रहा है, घबराहट हो रही है, तो वो जी मचलाना और घबराहट होना भी ये हमें संकेत दे रहा है कि हमारा शरीर कहीं ना कहीं किसी तरह से अस्वस्थ है और हमें कोई बीमारी हो रही है, अंदर से जरूर कोई रोग उत्पन्न हो रहा है या होने वाला है, जिसके कारण शायद हमें कहीं पेट में गैस की प्रॉब्लम है या कुछ है, तो हमें मिचली आ रही है, उल्टी आ रही है या चक्कर आ रहा है। कई बार आप देखते होंगे कि बच्चे पढ़ने बैठते हैं और थोड़ी देर पढ़ने के बाद वो कहते हैं अब हमें चक्कर आ रहे हैं, हमारे आंखों में दर्द है, हमें उल्टी जैसी आ रही है, हमारा सर भारी हो गया है। तो वो भी तो एक विचलित करने वाली अवस्था है, जो कि आंखों में होने वाली किसी परेशानी के कारण या सर्वाइकल रिलेटेड किसी इश्यू के कारण हमें ये सब सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं। ये विचलक व्यवहार भी रोगों के अंदर ही हमने लिया है। संरचना एवं कार्य की विशिष्ट विशेषताओं के लिए भी ये किया जाता है, जबकि अन्य संबंध में इन्हें विशेषणीय श्रेणियों में रखा जाता है। एक रोगजनक या संक्रामक एजेंट एक जैविक एजेंट है, जिसके कारण इसके परपोषी को रोग या बीमारी होने की संभावना रहती है।
एक रोगजनक। अब रोगजनक मतलब ये संक्रामक एजेंट, कोई भी जैसे वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, कोई भी जैविक एजेंट है, तो वो उससे क्या होता है कि हमें बीमारी होती है। जैसे आप आई फ्लू ले लो, ठीक है, वो भी एक इन्फेक्शन है, फंगस के कारण होने वाली हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं कि हमें उससे एक ये संक्रामक एजेंट है जिससे आंखों के अंदर प्रॉब्लम हुई, हमारे आंखें सूजने लग गई, लाल हो गई, उनसे पानी गिर रहा है, उनसे कीचड़ आ रहा है, बहुत तकलीफ है। पर अगर उसके संपर्क में कोई और व्यक्ति आता है तो थोड़ी ही देर में, अगर आपने कोई भी उसका सुरक्षा प्रणाली नहीं अपना रखी है, जैसे आपने कपड़ा नहीं लगा रखा है या फिर आपने चश्मा नहीं लगा रखा है, तो आपको क्या होगा कि जो आपके सामने बैठा है या जो आपका साथ वाला व्यक्ति है उसको भी हो जाएगी। संक्रामक चीजें एक दूसरे से फैलती हैं, ये एक दूसरे से बीमारी फैलती है, तो संक्रामक एजेंट होते हैं यही सारे बैक्टीरियाज वगैरह, वायरसेस, इनसे एक दूसरे को फैलते हैं और बीमारी फैला देते हैं और एक से दूसरे के ऊपर जाते हैं। परपोषी होते हैं, मतलब खुद का पोषण स्वयं नहीं कर पाते हैं, वो रोगी से ही पोषण लेते हैं और उस रोगी को, उसको जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको बीमार कर देते हैं। क्योंकि जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति था वो तो बीमार नहीं था, उसको तो आई फ्लू नहीं था, कंजक्टिवाइटिस नहीं थी, आंख उसकी नहीं आ रही थी, पर उसने सामने वाले से उसको जो ये संक्रामक एजेंट्स हैं वो उस तक पहुंचे और उसको भी वो बीमारी चालू हो गई और वो अपने आप, उसने जो संक्रामक एजेंट है उसने उसी व्यक्ति से, जो स्वस्थ व्यक्ति है, उससे अपना पोषण लिया और उसको भी संक्रमित करके बीमार कर दिया। ठीक है। यात्री वायरस एक ऐसा वायरस है, ऐसा वायरस होता है जो किसी भी व्यक्ति के अंदर आसानी से फैल जाता है और बीमारी या रोग के कई लक्षण दिखाए बिना भी शरीर को संक्रमित कर देती है। अब जी यात्री वायरस होते हैं, ये ऐसे वायरस होते हैं एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में पहुंच जाते हैं, पर ये इनके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं बहुत जल्दी। ये बहुत ज्यादा टाइम, मतलब अंदर ही अंदर धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं और जब इनकी संख्या इस लायक हो जाती है कि वो संक्रमण दिखा सकें बाहर, तो जैसे बुखार आना या कुछ भी और चीज है, तो वो वहां पे फिर उसके बाद में बिना किसी लक्षण के हुए भी वो अंदर पोषित होकर के उस व्यक्ति से अपना पोषण लेकर के और बढ़ते रहते हैं, मल्टीप्लाइज होते रहते हैं और अपने जो जिस व्यक्ति के अंदर वो है उसके वो विषाक्त बना देते हैं और इस तरीके से वो उसमें फैलते जाते हैं और कोई लक्षण हमें दिखाई भी नहीं पड़ेगा और आपका शरीर संक्रमित भी हो जाएगा। बहुत बार ऐसे होते हैं। भोजन से होने वाली बीमारी या भोजन विषाक्तता एक प्रकार की बीमारी है जो रोगजनक जीवाणु, जीव विष, विषाणु, प्रायौन और परजीवी से संदूषित भोजन के उपयोग के कारण होता है। अब भोजन से होने वाली भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत सारे ऐसे हेलिमेंथीज होते हैं जो आपको बीमारी हमारे को दूषित खाने के कारण होते हैं। हम कहते हैं ना कि बाहर के जो स्ट्रीट फूड है, जो नुक्कड़ों पे लगे रहते हैं, खाने हैं, उनको आप ना खाएं क्योंकि आप देखते होंगे कि आसपास गंदगी है, मक्खियां हैं, कुछ भी है, वो आके खाने पे भी बैठ रही हैं और वो गंदगी पे भी जाके बैठती हैं, जीवाणु विषाणुओं को वो ट्रांसफर करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो उस खाने के अंदर आ गए, आपको वो दिखाई तो देंगे नहीं, अपनी इन नग्न आंखों से बिना माइक्रोस्कोप के आप उनको देख नहीं सकते, पर वो उसको भोजन को विषाक्त कर देते हैं। कई बार क्या होता है, भोजन खुद भी जैसे खराब हो रहा है और आपने जैसे हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग, भोजन विषाक्तता, कोई चीज है वो खराब हो गई, दूध से रिलेटेड चीजें आप कभी भी बाहर से खरीद के लाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स, उनके ऊपर लिखा होता है 24 घंटे के अंदर इसको कंज्यूम कर ले, नहीं तो ये बेकार हो जाएगा। तो 24 घंटे तक उसकी एक टाइम है कि वो उस टाइम तक ठीक रहेगा, उसके बाद में वो खराब हो जाएगा। तो आप उसको, उस भोजन को विषाक्त होने से पहले अगर उपयोग करेंगे तो वो आपके शरीर के अंदर ताकत लाएगा और आपको हेल्थ में, आपकी हेल्थ को इंप्रूव करेगा, आपको कोई नुकसान नहीं देगा। पर वो ही भोजन जो 24 घंटा होने के बाद अगर आप उसे खा रहे हैं, अगर उसमें स्मेल नहीं भी आ रही है, आपको नहीं पता पड़ रही है, पर फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसे कीटाणु, जीवाणु आ चुके हैं कि जो आपके भोजन को विषाक्त बना रहे हैं, जो आप भोजन आपके पेट में जाके आपको पचेगा नहीं, अंदर जाके कई तरह की बीमारियों को जन्म दे सकता है। और जो ये आगे गर्मियां आ रही हैं उसमें तो आप सब देखते ही होंगे कि पेट से संबंधित, भोजन से संबंधित बहुत तरह के रोग होते हैं। बाहर का क्या हुआ, डॉक्टर के पास गए, क्या परेशानी थी जी, बहुत ज्यादा हमें उल्टी चक्कर आ रहे हैं, या डायरिया हो गया, या लूज मोशन, ऐसा कुछ भी है,
तो वो क्यों हो जाते हैं? वो इसी तरीके के विषाक्त और दूषित भोजन को उपयोग करने के कारण हो जाते हैं, और फिर हम उसको सही करने में अपना बहुत ही टाइम हमारा वेस्ट होता है और हमारा स्वास्थ्य का भी नुकसान होता है। तो बेटर ये है कि हम उससे बचें, इस तरीके के भोजन को करने से बचें। और एक हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, अगर आप देखें तो हम प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर बात करें तो देखा जाए तो जो आपका गर्म भोजन होता है, ताजी बना भोजन होता है, वो आपके लिए एक तरह की दवाई का काम करता है कि हाँ, आपने स्वस्थ, अच्छे से पका हुआ, साफ सुथरे एनवायरनमेंट में बना हुआ, अच्छे से सफाई किया हुआ भोजन अगर किया है तो वो आपके शरीर की रस और गुण को बढ़ाएगा, वो आपको ताकत देगा, वो सुपाच्य होगा, आपकी बॉडी के अनुरूप होगा, प्रकृति के अनुरूप होगा। वहीं आप बाहर का सड़ा गला बेकार भोजन खाएंगे, बेशक उसके अंदर आपको स्मेल नहीं आ रही है, बेशक वो आपको सड़ा हुआ नहीं दिख रहा है, पर जो कई घंटों का रखा हुआ बासी भोजन है, हमारे यहाँ क्या परंपरा थी हमेशा से कि रात का है, बासी भोजन है तो इसको फेंक दो, इसको नहीं यूज करो। रात का हमें 12 घंटे या 6 घंटे का भी रखा हुआ भोजन नहीं खाने दिया जाता था। तो उस टाइम पे लोग स्वस्थ होते थे, उन्हें पेट से रिलेटेड इस तरह के विषाक्त भोजन वाले, फूड पॉइजनिंग की तरह के ऐसे कोई डिजीज हो नहीं पाते थे कि वो अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। और ये बाहर का खाना वगैरह अब इंट्रोड्यूस हुए हैं ज्यादातर चीजें कि बाहर से हैं, उन्होंने ढक नहीं रखा है, इम्प्रॉपर सफाई से नहीं बनाया, पता नहीं किस तरीके से क्या उनके अंदर के सामान यूज किए, क्या प्रोडक्ट्स यूज किए, तो आप नहीं जान पाओगे कि कैसे था, क्या था। आप तो खा लेंगे देख करके कि तो ऊपर से बहुत अच्छा दिख रहा है, पर पता नहीं उसके अंदर ऐसी क्या क्या चीजें हैं, जो कई सारे ऐसे वॉर्म्स होते हैं हमारे पेट में, ऐसे कीड़े पहुंच जाते हैं, टैप वॉर्म वगैरह, कि वो हमारे शरीर के नहीं है, पर वो किसी भोजन या बाहर के पानी तक को बाहर के को पीने के कारण हमारे शरीर के अंदर आते हैं। और फिर वो आकर के टैप वॉर्म में हुक जैसी उसकी ऐसी संरचना होती है, उसमें ऐसे हुक जैसे बने होते हैं चारों तरफ, और वो ऐसे आके हमारे आंत के अंदर घुस जाता है, आंत के अंदर वाली लेयर के अंदर, और वहीं से पोषण पाके बड़ा होता रहता है और उसी में अपने अंडे दे करके अपना पूरा जीवन का चक्र को चलाता रहता है। आपको पता तब तक नहीं चल पाता है जब तक वो बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ने नहीं लग जाते हैं, और फिर वो आपको अंदर ही अंदर आपकी जो पोषण रस जितना बन रहा है, जो आपके खाने का रस बना, आपने जो खाया, उसे पोषण किसको मिला? उस वॉर्म को मिल रहा है, आपको तो नहीं मिल रहा। आप फिर धीरे धीरे वीक होते जाएंगे, आपके शरीर में बीमारियां आने लग जाएंगी। तो इस तरीके से आपको उन सब तरीके की चीजों को, बाहर के खाने पीने को से बचना चाहिए। पानी भी आपका है, हम घर पे पानी बॉईल करके पीते हैं या फिल्टर का पानी यूज करते हैं, तो उन सब चीजों से हमारा पानी से विषाक्त पानी या विषाक्त भोजन से होने वाले जो परजीवी हैं, उसमें जो परजीवी होते हैं उससे होने वाली जितनी भी बीमारी हैं, जितने भी रोग हैं, उनसे हमारा बचाव हो जाता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर किसी को इसके बारे में कहीं से भी कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कहीं कुछ नहीं समझ में आया हो। कल हम इसके आगे का स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट मैंने क्वेश्चन आंसर के लिए रखा है, आपको किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं।